हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी एनडीए 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। आज हम लोग उसी सेशन में एक नए सेशन के पास पहुंचे हैं जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री पार्ट 2। 3D ज्योमेट्री पार्ट 2। उम्मीद है कि बाकी सेशन आप कंप्लीट करके आए होंगे, क्योंकि ये सेशन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी प्रकार का देरी किए हुए आज का नया सेशन शुरू करते हैं और एक खूबसूरत से सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि अ लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द प्लेन इतना एंड इतना। अब इस बात को समझिए, एक लाइन है जो इस प्लेन के भी और इस प्लेन के भी पैरेलल है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए मित्र। मान लीजिए यह कोई प्लेन है। पहले बात को समझिए अच्छे से। ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के पैरेलल है कोई लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है कि प्लेन पर एक चीज पहले से होता है जिसका नाम है नॉर्मल। जिसका क्या नाम है? नॉर्मल। तो थोड़ा आप गौर से देखिए कि जब लाइन और प्लेन पैरेलल होता है उस वक्त नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर होता है। कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट यही है कि जब प्लेन और लाइन पैरेलल हो, जब प्लेन और लाइन पैरेलल हो उस वक्त नॉर्मल और लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है तो समझिए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वन। पहला नॉर्मल पहले प्लेन से निकलेगा। यह है पहला प्लेन। इसी प्लेन में जो x का y का और z का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ n2। सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सेकंड लाइन का नहीं, सेकंड नॉर्मल का। और सेकंड नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहां से निकलेगा? सेकंड प्लेन से। x का, y का और z का कोफिशिएंट बोलिए कितना आएगा? 2 -1 और -2। ठीक है, सेकंड नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब आप क्या कीजिए, आपको लाइन के बारे में पता करना है, तो लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। चलिए हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन को मान लेते हैं A, B, C। देखिए दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम मान लिए। अब आपको हम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि जब लाइन और प्लेन पैरेलल होगा उस वक्त लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो को और इसके डायरेक्शन रेशियो को कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो सम 0 आ जाएगा। a × 1 a, b × 1 प्लस b, c × 1 प्लस c, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, मतलब 2a - b -2c = 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करिएगा? चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। a/, फिर b/, फिर c/। चलिए मित्र, a
के नीचे लिखना है तो ए वाले को छोड़ दीजिए, जिसके नीचे लिखना है उसको छोड़ दीजिए। ए के नीचे लिखना है तो ए वाले को छोड़िए, बाकी का कोफिशिएंट 1 -1 1 -2 यानी आ गया 1 -1 1 -2। अब जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू कीजिए 1 -2। अब बी के नीचे लिखना है तो बी के वाले को छोड़ देंगे, बी के नीचे लिखना है तो बी वाले को छोड़ देंगे। तो बी वाले को अगर छोड़ दोगे तो 1 -2 तो लिख दिए हैं, तो क्या बचा है 1 2। ध्यान देना अच्छे से, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू कीजिए। सी के नीचे लिख रहे हैं तो सी वाले को छोड़ देंगे। तो जब सी वाले को छोड़ दीजिएगा तो 1 2 तो लिख चुके हैं, तो बचा क्या 1 और -1 1 और -1। समझ गए? आइए सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलो। ये हो जाएगा सर a अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2, फिर माइनस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1 इक्वल टू b अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2, फिर माइनस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2, फिर c अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1, फिर माइनस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2। कितना हो गया बोलिए? तो ये सॉल्व करोगे तो a अपॉन -1 आ जाएगा, b अपॉन 4 आ जाएगा और c अपॉन -3 आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मिल गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आपको मिल गया। कितना मिल गया? -1, -4, -3। लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल गया, पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करें कि लाइन का इक्वेशन भी निकालिए, तो ठीक है। आइए मित्र, एक लाइन है जिस पर पॉइंट दिया है, पॉइंट है 5 -6 और 7। इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। कितना दिया डायरेक्शन रेशियो? -1 4 -3। चलिए -1 4 -3। अब निकालिए, क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा प्यारे? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। चलिए, तो x - x1 बोले तो पॉइंट यानी 5 है, a बोले तो डायरेक्शन रेशियो -1 है, y - y1 पॉइंट है जो -6 है तो ये +6 हो जाएगा, b डायरेक्शन रेशियो जो 4 है, फिर z - z1 जो 7 है अपॉन c डायरेक्शन रेशियो कितना है? -3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का होता है, थोड़ा अच्छे से ख्याल रखिएगा। अच्छा, मतलब व्हाइट कलर जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा कलर बदल लेते क्या? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ में आई है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन चलिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। अच्छा, मतलब एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। प्यारे, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तब हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए। बताइए कौन कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट है आपका 2 2 1, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 3 4 2, फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका 7 0 6। अगर आपको पता होना चाहिए तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब प्लेन 3 पॉइंट से पास करे तो प्लेन का इक्वेशन होता है क्या? ये
x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होता है प्लेन के इक्वेशन का फॉर्मूला जब प्लेन पर 3 पॉइंट दिया रहे तब। अब आइए यूज कर लेते हैं, क्या लिखा है शुरू में, x, इसको फर्स्ट पॉइंट मान के चलो ताकि x1 y1 यूज कर सको, इसको सेकंड पॉइंट मान के चलो और इसको थर्ड पॉइंट मान के चलो। चलो क्या लिखा होगा, x माइनस x1, x1 कितना है आपका 2, फिर क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर x3 माइनस x1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, करेक्ट है। फिर क्या लिखा है y माइनस y1, तो y1 कितना है आपका 2, फिर है y2 माइनस y1 तो 2 हो जाएगा, फिर है y3 माइनस y1 माइनस 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है z माइनस z1, तो z1 कितना है आपका 1, फिर क्या है z2 माइनस z1 तो 1 हो जाएगा, z3 माइनस z1 कितना हो जाएगा 5 हो गया, इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो बताइए डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पे प्लस। चलिए तो x माइनस 2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 वाला रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, तो ये चारों बच्चा सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा प्लस 2, ये आ जाएगा 10 और प्लस 2 आ जाएगा, ओके। फिर y माइनस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस 2 वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए प्लस z माइनस 1, ये रो हटा दीजिए, ये कॉलम हटा दीजिए, इसको गुना करिए माइनस 2, इसको गुना करिए माइनस 10, यानी माइनस 2 माइनस 10, अब बराबर कितना 0। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x माइनस 24 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा माइनस 12, माइनस 12 को इससे गुना करोगे तो माइनस 12 z हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बोलो क्या दिखाई दिया, दिखाई दिया आपको 12x माइनस में 12z और माइनस में 12 इक्वल टू 0 दिखाई दिया, माइनस 24 प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। सब में 12 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसमें y नहीं दिखाई दे रहा था, क्या हम इसको x प्लस 0 इंटू वाई माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यस सर, निकल गया। अब हमें क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियो पूछा है नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो मित्र डायरेक्शन रेशियो जो है वो x y z के कोफिशिएंट को बोलते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है और z का कोफिशिएंट कितना है -1 है, z का कोफिशिएंट -1, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, चलिए नोट कर लीजिए, देखिए तो अब ठीक दिखाई दे रहा है क्या, हाँ अब उतना जो है शैडो नहीं आ रहा है सर, पहले के रिस्पेक्ट में ठीक है। चलो ओके, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इक्वेशन निकालना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ इसको देख लेते हैं। लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना कट्स द प्लेन इतना। अच्छा, मतलब एक लाइन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा समझ में आएगा। मतलब एक प्लेन ले लेते हैं, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन को एक लाइन,
इस प्लेन को एक लाइन जो है कट करता है इस तरीके से, है ना। मान लीजिए यहाँ पे मतलब ऐसे है, समझ नहीं, ये हाथ हमारा प्लेन है तो ऐसे करके लाइन गया है अंदर, ठीक है। चलिए इस पॉइंट का नाम चलो P मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम Q मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम R मान लेते हैं। पॉइंट P का वैल्यू दिया है 2 1 3, Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 -2 और 5। तो आपसे पूछा, जानते हो क्या, आपसे पूछा है कि इस पॉइंट का वैल्यू बताओ और रेशियो भी बताओ। तो रेशियो तो मित्र हम मान लेते हैं, इतना दूर को K मान लेंगे, इतना दूर को क्या मान लेंगे 1, ये तो आपको पता है। इसके लिए आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - z = 3। ये है क्वेश्चन। एक लाइन है जो प्लेन को, एक लाइन है PQ जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तब कह रहा है कि आपको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालिए और रेशियो भी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आइए। तो वही काम, यह क्वेश्चन जो है इस टाइप का हम पिछले वीडियो में भी 3D में कराए हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे चलिए। तो मित्र सबसे पहले पॉइंट का x निकालो। तो पॉइंट का x कैसे निकालोगे, रेशियो से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x में करो, k का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 4k हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 हो जाएगा, अब बाय k + 1, x निकल गया। फिर y निकालना है तो k का मल्टीप्लाई -2 में करो तो -2k हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 हो गया, अब बाय k + 1 हो गया। फिर z की बात कर लेते हैं तो k का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 5k, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 आ गया, और नीचे में आ गया k + 1, नीचे में आ गया k + 1। बताइए निकल गया x, y, z। अब आपको एक बात बताइए, ये जो आप पॉइंट R निकाले हो ये तो पॉइंट इस प्लेन पर भी है, तो क्या आप ये जो प्लेन है 2x - y + y - z = 3, आप इसमें x y z रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो, रख दो। तो बताइए 2 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 4x + 2 अपॉन k + 1 है। फिर प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है -2k + 1 अपॉन k + 1 है। फिर माइनस z का वैल्यू कितना है 5k + 3 अपॉन k + 1 है, इक्वल टू 3 है। इक्वल टू कितना है 3। अब इसी को सॉल्व कीजिए। मतलब मित्र ये जो पॉइंट है जो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाले हैं वो पॉइंट इस प्लेन पर भी है, तो हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के इस प्लेन में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस, अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, अब इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए। आइए करें इसको सॉल्व प्लीज। कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम तो सेम है, तो नीचे डायरेक्ट कितना लिख देते हैं k + 1, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 8k + 4, ये हो जाएगा कितना -2k + 1, ये हो जाएगा -5k - 3 = 3। चलिए करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 में से 2 गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, मतलब k बच गया, और ऊपर में 4 1 5, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। अब बाय क्रॉस कीजिएगा तो 3k + 3 आ गया। ठीक है, चलिए ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो माइनस का 2k हो गया, ये प्लस उधर गया माइनस में तो 1 हो गया, तो
तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। कितना आ गया, करेक्ट, k का वैल्यू आ गया -1/2। तो बताइए आपका रेशियो क्या आ गया। आपको पता है कि रेशियो कभी भी जो है वो माइनस में नहीं लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है। तो रेशियो हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा रेशियो, 1:2। लेकिन आपको पता होना चाहिए k का वैल्यू माइनस में आया तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल होगा। कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। कैसा होगा, एक्सटर्नल। अब निकल गया, मेन चीज यही था, k निकल गया, रेशियो निकल गया। दूसरा चीज क्या पूछा है, रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑफ डिवीजन। तो 1:2 आंसर आया। और कैसा आया, एक्सटर्नल आया, क्योंकि k का वैल्यू माइनस में आया। अब कुछ नहीं करना, अब हमें पॉइंट भी निकालना है। तो मित्र k का वैल्यू -1/2 इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुट करें क्या, चलिए पुट करते हैं। पुट कीजिए, तो k का वैल्यू -1/2 पुट करना, करिए। तो यहां -1/2 पुट करोगे तो ये हमारे हिसाब से -2 हो जाएगा और +2, और नीचे में -1/2 पुट करोगे तो -1/2 + 1 1/2 हो जाएगा। फिर बोलो y कितना हो जाएगा, यहां -1/2 पुट करोगे तो -1/2 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, +1, और नीचे कितना हो जाएगा 1/2। k का वैल्यू -1/2 + 1 1/2 हो जाएगा। फिर जड़ में पुट करो, यहां पुट करोगे -1/2 तो -5/2 हो जाएगा, +3, और नीचे हो जाएगा 1/2। सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। देखिए प्यारे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2, ये वाला 2 चल जाएगा ऊपर तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ये 1/2 1/2 मतलब 1 आ जाएगा। देखो ये आपका पॉइंट भी निकल गया, पॉइंट निकल गया 0 4 1, और रेशियो निकल गया 1:2 का। देख लीजिए, तो देख लीजिए अच्छे से। हाँ समझ में क्या, हाँ जी, चीजें तो क्लियर लग रहा है सर। ठीक है, चलिए मित्र, कोशिश करना है, और आप भी कोशिश करो, थोड़ा हम भी कोशिश कर रहे हैं, और काम जरूर होगा, बहुत अच्छे से होगा, है ना। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे उम्मीद तो है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए बहुत क्लियर चल रहा है। थोड़ा अगर माइनस प्लस कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं सवाल की, आइए समझते इस क्वेश्चन को। चलिए क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इतना रिप्रेजेंट्स स्फीयर। मित्र ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा। तो स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्फीयर को। तो स्फीयर मित्र तब होगा जब x² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट और z² का कोफिशिएंट सब आपस में इक्वल रहे। बेसिक बात तो पहला ये है कि स्फीयर का इक्वेशन होने के लिए x², y² और z² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां से काम हो गया। अब कैसे काम हो गया भाई, सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, तो k का मान कितना आ जाएगा, बोलो 2। k का मान कितना आ जाएगा 2। बताइए आंसर आ गया, बोलिए आंसर आ गया कि नहीं, आसानी से आ गया। इसमें तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, बस खाली हमने लॉजिक लगा दिया कि x² y² और z² क्वेश्चन क्या होगा, सेम होगा। इसी लॉजिक से सवाल बन गया। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ समझना है अच्छे से, बन जाएगा। ये देखो फिर से एक प्यारा सवाल आ गया, फिर से एक प्यारा सवाल आ गया। What are the ratio of intersection of planes? Intersection of planes. अच्छा, ध्यान सुनना। ये एक प्लेन है और यह एक प्लेन है। इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसको ठीक करते हैं, है ना। आइए ठीक करते हैं। क्या ठीक करोगे, देखो तो x माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन क्या है, देखिए तो सेकंड प्लेन है ये वाला है, इधर ले आइए। तो y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। बताइए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बताइए यहां से जो नॉर्मल बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, तो 1 0 माइनस 3। यहां से जो नॉर्मल बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है 0 1 और -2। पता है आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि जैसे कि एक प्लेन ये है, ठीक है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन का ये जो देख रहे हो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो इसी का डायरेक्शन रेशियो पूछा है प्यारे, इसी डायरेक्शन, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसका डायरेक्शन रेशियो पूछा है। तो आप थोड़ा गौर से देखो, अच्छे से देखो, क्या लगता है ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन पर परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं। तो क्या लगता है कि प्लेन पर का जो नॉर्मल होगा क्या वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर भी नॉर्मल होगा क्या। अच्छे सोचो, ये आपका क्या है, प्लेन है, प्लेन पर एक नॉर्मल भी होता है। तो क्या लगता है कि वो नॉर्मल इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार इस प्लेन का भी अपना एक नॉर्मल होगा और वो नॉर्मल भी इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये हुआ इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और अगर चाहिए तो एक काम करो, सबसे पहले इसका डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं a, b, c। और अभी अभी आपको पता चला कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके डायरेक्शन रेशियो को इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसके डायरेक्शन रेशियो को इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर, और इस प्लेन का भी जो नॉर्मल है वो इस लाइन पर है क्या, परपेंडिकुलर। तो लगा दीजिए कॉन्सेप्ट ना, लगा दीजिए। क्या पता चला, इस डायरेक्शन रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट बना दीजिए एकदम बढ़िया से कि प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है, प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है कि डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। लगा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, a को 1 से करोगे, फिर b को 0 से करोगे तो 0 इंटू बी लिख देते हैं, फिर कितना आ जाएगा -3c हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट है। फिर इसको इससे करो कितना हो जाएगा, 0 इंटू a हो जाएगा, फिर प्लस b हो जाएगा और फिर -2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले a अपॉन लिखेंगे, फिर b अपॉन लिखेंगे, फिर c अपॉन लिखेंगे। तो मित्र a के नीचे वाला a को छोड़ के लिखो, तो a को छोड़ के क्या आएगा, 0 1 -3 -2, 0 1 -3 -2।
जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करो, -3 -2। बी के नीचे बी को छोड़ के लिखेंगे, तो बी को अगर छोड़ देंगे तो -3 -2 लिख दिए तो क्या बचेगा 1 0। कोफिशिएंट लिखना है, जहां पे खत्म किए वहीं से शुरू करो 1 0। सी के नीचे सी को छोड़ के लिखो, तो सी वाले को छोड़ देंगे तो 1 0 लिख दिए तो क्या बचा 0 1 बचा, 0 1 बचा। सॉल्व कीजिए, चलिए बाय क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर माइनस लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 यानी +3 हो जाएगा। बी, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर माइनस लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे -2, माइनस पहले से भी है +2। फिर सी, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0। आ गया, देख लो डायरेक्शन रेशियो आ गया। कितना आ गया बोला, बताइए कितना आ जाएगी, a अपॉन 3 आ गया, फिर b अपॉन 2 आ गया, और फिर c अपॉन 1 आ गया। अगर ऐसा हो गया तो मित्र आपका डायरेक्शन रेशियो कौन हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वही a b c के नीचे वाला। कितना हो जाएगा 3 2 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 2 और 1, 3 2 और 1। देख लीजिए, है ना, देख लीजिए, इस प्रकार का सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मित्र, बहुत ही बढ़िया। रिवीजन करके जाना है ना, जरूर जाना है रिवीजन करके। चलिए आइए बात करते सवाल की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इतना एंड पैरेलल इतना। अच्छा मैं तो सुनना, अच्छे से सुनना। एक प्लेन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका वैल्यू 1 2 3 दिया है, और ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है। तो जिस प्लेन के पैरेलल है उसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y - 5z = 0। तो कह रहा है कि इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, इसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो मित्र सुनो, दिमाग लगाओ अच्छे से। ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, इसका क्या मतलब हुआ, इस प्लेन पर भी अपना एक नॉर्मल होगा, है ना, इस प्लेन पर भी अपना नॉर्मल होगा। देखो, इस प्लेन पर भी एक ऐसा नॉर्मल होगा, इस प्लेन पर भी एक ऐसा नॉर्मल होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल आपस में क्या होगा, पैरेलल। इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल आपस में क्या होगा, पैरेलल। अगर नॉर्मल पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो बोल, इस प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। सुना कि नहीं सुना? इस प्लेन पर नॉर्मल ऐसे होगा, इस प्लेन पर नॉर्मल ऐसे होगा, तो इसका नॉर्मल आपस में क्या हो गया, पैरेलल। क्या हो गया, पैरेलल। ये ऐसे है, ये ऐसे है, पैरेलल हो गया ना। और अगर नॉर्मल पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सी। तो बोल दे, इसका जो नॉर्मल होगा कितना होगा डायरेक्शन रेशियो, वही होगा जो इसका होगा। और डायरेक्शन रेशियो कहां से आता है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। देख ले प्यारे, प्लेन पर पॉइंट मालूम है, डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है ये a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1, ये होता है फॉर्मूला, = 0। रखिए, a को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो जो 3 है, x - x1 जो पॉइंट है यानी 1 दिया है, b जो 4 है, y - y1 जो 2 है, c जो -5 है डायरेक्शन रेशियो, z - z1 जो आपका 3 है, = 0। सॉल्व कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x - 3 हो जाएगा, ये 4y - 8 हो जाएगा,
ये -5z प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो आंसर आ गया 3x प्लस 4y माइनस 5z। अब बोलो क्या है? 8 3 11 माइनस 11 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा? प्लस 4 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहां का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर प्लेन पैरेलल हो तो उसका नॉर्मल भी आपस में क्या होता है? पैरेलल। अगर प्लेन पैरेलल हो तो नॉर्मल भी आपस में क्या होता है? पैरेलल। और अगर नॉर्मल पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम। नॉर्मल पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम। जो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसके भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। प्यारे बन गया सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। आइए सारा बढ़िया बढ़िया सवाल जो हम चुन के लाए हैं, सारा बढ़िया बढ़िया सवाल मित्र प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पक्का कर लीजिए। अनंत प्रॉफिट है, अनंत, तुलना नहीं कर सकते। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा है। एंगल तो तब निकलेगा जब डायरेक्शन रेशियो आ जाए। तो पहले दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। और डायरेक्शन रेशियो मित्र ये लाइन का इक्वेशन है। डायरेक्शन रेशियो तब आता है जब x y z का कोफिशिएंट 1 रहे। x y z का कोफिशिएंट 1 रहे। तो मित्र इसमें ये जो आप पहला लाइन देख रहे हो इसमें x y और z का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आराम से निकल जाएगा। नीचे वाले को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। 1 माइनस 2 1 निकल गया। अब इसमें देखो गौर करो तो इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो पहले आप यहां एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। कैसे बनाइएगा देख लो। x माइनस 1 बाय 1 है। y का कोफिशिएंट 2 है, हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 1 बनाना है। तो क्या करो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो। जितना है कोफिशिएंट उसी से डिवाइड कर दो। तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3/2 अपॉन 5/2। और यहां तो पहले से ठीक है z प्लस 5/2। अब देखो हो गया एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकल जाएगा कितना? 1 5/2 और 2। बताओ डायरेक्शन रेशियो निकल गया a1 b1 c1। इसका निकल गया a2 b2 c2। और हमें क्या चाहिए? हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए एंगल। एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शन इसको थोड़ा ठीक कर ले क्या? तो फ्रैक्शन में इसको ठीक करोगे तो ऐसे करो ना, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। थोड़ा ऐसा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। नीचे में जो फ्रैक्शन था उसको हटा लिए तो सब में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, है ना? तो ये आपका जो है a1 a2 b1 a2 b2 और c2 का काम करेगा। अब निकाले एंगल, क्या निकालो एंगल। तो मित्र एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू पता है क्या होता है? लिख दे क्या? फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब लगा दीजिए, चलिए कीजिए। a1 a2 तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। b1 b2 तो -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा। c1 c2 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 4 1 हो जाएगा। 1 4 1 हो जाएगा a1 वाले का। फिर a2 वाले का कर दो, कितना हो जाएगा? 4 25 16 हो जाएगा। 4
25 और 16 हो जाएगा। बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पर? 4 दूनी 6, 6 में से 10 गया तो -4 का मॉड 4 हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 4 29 और 6 45 होगा क्या? 45 नहीं होगा ना? 25 4 29 और 16, 25 4 29 और 16, 9 6 15, हाँ 45 होगा। कितना आएगा? थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको। अगर थोड़ा इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। ये है सर √6 और इसका आ जाएगा 3√5। तो बोलो कितना आ जाएगा? ऊपर में आ गया 4 और नीचे आ गया 3√30। कितना आ गया? 3√30। बोल दो। तो cos थीटा का जो वैल्यू आया वो 4/3√30 आया। तो बताइए हमारा थीटा कितना हो जाएगा? तो हमारा थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 4/3/√30। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। आराम से एंगल का फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए, हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां आते हैं। क्या क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, सुनिएगा। कहता है इफ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्सिस। अच्छा, आराम सुनिएगा। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, मतलब विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा क्या? जब एंगल एक्सिस के साथ दिया हुआ हो तो सब में कॉस लगा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा। और आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर करके जोड़िएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो 1 के बराबर होता है। ये तो पता है। डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब जिसका वैल्यू निकालना था उसके पास पहुंचते हैं। चलिए जिसका वैल्यू निकालना था, सुनिएगा यहां अच्छे से सुनिएगा। देखो किसका वैल्यू निकालना है? 1 प्लस बगल में कौन है? cos 2 अल्फा। तो ट्रिगो में cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। फिर cos 2 बीटा का कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर बीटा -1। फिर cos 2 गामा कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर गामा -1। किया जाए सॉल्व। सबसे पहले इस 1 से इस 1 को काट देते हैं। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो सब में से 2 कॉमन कर लीजिए। कितना बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा अब प्लस cos स्क्वायर गामा। अब बताइए बगल में कितना है? यहां का -1, यहां का -1, कितना हो जाएगा? -2। चलिए अब गौर कीजिए, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना है? 1। तो यहां अगर लिखोगे 1 तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। अब बगल में -2 कितना आ जाएगा? 0। देख लीजिए, जिसका आंसर पूछा था कितना आ गया? 0। देख लीजिए, है ना? हाँ कंप्लीट हो गया। देखिए तो अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन हमारा, पढ़िए समझिए क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, कितना अच्छा सवाल है, देख लो। इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो फिर से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। अब बाकी जो अभी हम क्वेश्चन बताए थे ये वाला, है ना, देख लो, ये डायरेक्शन रेशियो निकाल करके और यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, एंगल निकल जाएगा। तो पहले हम आपको डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। आइए
चलिए, तो आपका एक लाइन ये है, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उस लाइन को सॉल्व करेंगे। आइए, ये लाइन ये है, तो क्या लिखा हुआ है देख लो, अच्छे से देखना। x प्लस जेड इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है। कैसे ये लाइन बनेगा ध्यान से सुनो। क्या हम इसको x इक्वल टू माइनस जेड बोल सकते हैं? करेक्ट है, ओके। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 1 जेड अपॉन -1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब एक बात देखिए, अच्छे से देखिएगा कि ये और ये आपस में बराबर है, तो किसी न किसी के इक्वल हुआ होगा। चलो हम इसको के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लिए? के इक्वल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब उस बगल वाले से मुलाकात कीजिए, अब उस बगल वाले से मुलाकात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू 0। तो क्या हम, अच्छे से देखना, क्या हम y इक्वल टू 0 को हम 0 इंटू के लिख सकते हैं? तो बोल दीजिए यहां से y बाई 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किए, प्लस का जेड उधर गया तो माइनस का जेड, तो x बाय 1 हो गया, ये z बाय -1 हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल था, हमने कुछ मान लिया, के मान लिया। यहां y इक्वल टू क्या था? 0। तो क्या हम y इक्वल टू 0 को 0 इंटू के लिख सकते हैं? अब ये 0 डिवाइड में आ गया, तो y बाय 0 इक्वल टू कितना आ गया? के। अब गौर से देखो, ये दोनों भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है, तो क्या हम एक के बार बोल सकते हैं कि x बाय 1 इक्वल टू z बाय -1 इक्वल टू y बाय 0, तीनों बराबर ही होगा। इसी को सीधा करके x बाय 1 y बाय 0 और z बाय -1 लिख दिए। अब आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट अगर 1 रहे तो नीचे वाले को कहते हैं, तो एक्स वाई जेड का तो कोफिशिएंट 1 ही है, तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 1 0 -1। ये आपका काम करेगा A1 B1 और C1 की तरह। एक का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। खूबसूरत बात यहां था, यहां समझना था। अब दूसरे का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक काम करो, कितना हो जाएगा ये देखो। एक काम करो, क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, x अपॉन 1/20 लिख सकते हैं, y अपॉन 1/15 लिख सकते हैं, z अपॉन 1/12 लिख सकते हैं। देखो तो बोलो कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को बोलते हैं, तो 1/20, 1/15 और 1/12। ये फ्रैक्शन में है, ठीक नहीं लग रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो बताइए, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो सब में 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और वो 5 आ जाएगा। बोल दो, यही आपका क्या हो जाएगा? A2 B2 C2। बोल प्यारे, डायरेक्शन रेशियो निकल गया A1 B1 C1 और A2 B2 C2। यहां से ये निकला A1 B1 C1, यहां निकला A2 B2 C2। तो क्या आप वापस ये वाला फॉर्मूला लगा करके एंगल नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये आप काम खुद से कीजिएगा, ये काम आप खुद से कीजिएगा बाबू, ये काम आप खुद से कीजिएगा, समझे? खुद से ही कीजिएगा, करेक्ट है। ये जरूरी चीज था कि कैसे कन्वर्ट हुआ वो हमने आपको समझाया है ना। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए यहां बात करते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, एक बहुत बढ़िया सवाल है, एक बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेन कंटेनिंग द लाइन इतना एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। आपको एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए, एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए आपको, जिस प्लेन पर एक लाइन है और एक जेड एक्सिस भी है। ये लाइन है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस भी है, वो भी लाइन ही होता है, बस इसका नाम क्या है? जेड एक्सिस है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, जेड एक्सिस क्या है? एंड पैर, ओहो
जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक सेकंड, जेड एक्सिस प्लेन पर नहीं है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। ये कहानी ऐसा है, सुनिएगा। एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए, प्लेन पर एक लाइन रखा हुआ है और वही प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो मित्र, प्लेन पर जो लाइन रखा हुआ उसका इक्वेशन दिया हुआ है x - 2/2, y - 3/3 और z - 4/5। अगर आपको याद है तो z एक्सिस का इक्वेशन याद है क्या? z एक्सिस का इक्वेशन याद है क्या? याद करो। z एक्सिस एक ऐसा लाइन होता है जिस पर एक पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन पर यह पॉइंट तो फिक्स है और इसका डायरेक्शन रेशियो भी आपको पता होगा। डायरेक्शन रेशियो z एक्सिस का 0, 0 और 1 होता है। तो जब पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इक्वेशन कितना होगा? x - x1/a, y - y1/b यानी 0, और फिर z - z1/c यानी 1। ये है z एक्सिस का इक्वेशन। अब आराम से सुनिए, आपको इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, इस प्लेन पर लाइन दिया है और ये प्लेन इसके पैरेलल है। तो मित्र, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनिए। बहुत जल्द हम एनडीए मैथ्स का फाउंडेशन शुरू करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस प्रकार के स्थिति में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है सुनिएगा। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अब कहां क्या लिखना है सुनिएगा। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में जो लाइन प्लेन पर है उसका न्यूमरेटर लिखिए। जो लाइन प्लेन पर है उस लाइन का न्यूमरेटर फर्स्ट रो में लिखिए, यानी x - 2, y - 3, z - 4। ओके, अब उसी का है ना, अब ध्यान सुनना, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो प्लेन पर जो लाइन है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लिख दिए, करेक्ट है? सॉरी, क्या बोल दिए? जो लाइन का इक्वेशन दिया है उसके न्यूमरेटर को हमने फर्स्ट रो में लिख दिया। आराम सुनो, आराम से सुनो। प्लेन पर जो लाइन है उस लाइन के न्यूमरेटर को फर्स्ट रो में लिख दीजिए, उसी लाइन के डिनोमिनेटर को सेकंड रो में लिख दीजिए और थर्ड रो में जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो लिखिए। तो पैरेलल किसके है? जेड एक्सिस के, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? 0, 0, 1। आराम सुना, जो लाइन प्लेन पर है उसका न्यूमरेटर फर्स्ट रो में, डिनोमिनेटर सेकंड रो में और थर्ड रो में उसका डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल है। अब इसको सॉल्व कर दिए, इधर से ही सॉल्व कीजिए। तो यहां पर कौन साइन होगा? प्लस माइनस प्लस। ओके, चलिए कितना आ जाएगा? 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, ये चारों बचा। करो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 3x - 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 से करो इसका, तो 2y और ये -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो सर ये हो गया 3x - 6, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो -2y अब +6 इक्वल टू 0 हो गया। 6 से 6 कट गया तो बोलो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3x - 2y इक्वल टू 0। देख लो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, देख लो। हाँ मित्र, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मित्र, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
है ना। थोड़ा कोशिश हम भी कर रहे हैं, कुछ मित्रों को दिक्कत हो रहा होगा, है ना, क्योंकि हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सेशन भी उन्हीं मित्रों के लिए है जो कंप्लीट कर चुके हैं अपना फाउंडेशन मैथ, है ना, जो थ्योरी वाला क्लास कर चुके हैं, जिनको क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके लिए क्लासेज है, उसके लिए है, ज्यादातर अच्छा रहेगा। बहुत जल्द हम फाउंडेशन मैथ्स लाने वाले हैं एनडीए का, ठीक है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द मित्र। अब आइए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द थ्री प्लेन्स इतना इंटरसेक्ट। ओहो, क्या सवाल पूछा, पूछा है कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करके क्या बनाएगा मित्र। प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, लाइन बनता है। क्या बनता है, लाइन। अब अगर तीसरा प्लेन भी आना होगा तो ऐसे ही आएगा, तीसरा प्लेन भी आना होगा तो ऐसे ही आएगा। तब वो दो प्लेन हो या तीन प्लेन हो, इंटरसेक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है, लाइन का, इनर लाइन। तो वही पूछा था कि बताइए तीन प्लेन इंटरसेक्ट करेगा कहां, तो लाइन में करेगा, मतलब एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। प्लेन इंटरसेक्ट करके लाइन बनाता है, लाइन इंटरसेक्ट करके पॉइंट बनाता है, लाइन इंटरसेक्ट करके पॉइंट बनाता है, और प्लेन इंटरसेक्ट करके, और प्लेन इंटरसेक्ट करके लाइन बनाता है। लाइन इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट बना, और प्लेन इंटरसेक्ट किया तो लाइन बना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, पहले आप समझ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन, तब कुछ बोलिएगा, है ना। इससे पहले हम लोग इस सवाल की बात करते हैं, आइए इस सवाल की बात करते हैं, है ना। आइए उसकी भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना। एक है कि इफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यह एक स्फीयर है, इसका सेंटर दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू पूछा है। ओके चल प्यारे, स्फीयर क्या है, ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो छोटा छोटा दिमाग लगाओ, छोटा छोटा दिमाग। सबसे पहली बात, सर अगर ये स्फीयर है तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट तीनों सेम होगा। पहला लॉजिक तो ये है। अगर x y z का कोफिशिएंट सेम है तो हम a को हटा के b रख दे, कोई दिक्कत नहीं, b के जगह पे b रहने दो, c को भी हटा कर हम b रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बगल में माइनस 2x 4y 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप a को भी हटा के b रख दिए, c को भी हटा के b रख दिए, a काहे में रख दिए, है ना। जब a b c इक्वल है तो सब जगह पे a रख देते, सब जगह पे b क्यों रख दिए। तो भाई हमको फाइंड कौन करना है, b, इसलिए b का ही फॉर्मेट ले लिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। हमको फाइंड b करना है, इसलिए हम a को हटा के b लिख दिए और c को हटा के b लिख दिए। किसी से भी रखिएगा तो आंसर वही आना है। चलिए अब आपको ये भी पता है कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेंटर अगर निकालना हो स्फीयर का तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो सब में b से डिवाइड कर दो, तो सब में b से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 बाई बी एक्स प्लस 4 बाई बी वाई अब प्लस 2 बाई बी अब माइनस 3 बाई बी इक्वल टू 0 हो गया। कोफिशिएंट 1 आ गया। अब आप सेंटर निकालो। तो मित्र पिछले वीडियो में भी हम आपको स्फीयर के सेंटर का फॉर्मूला बताए थे। सेंटर का फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट।
-1/2 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट यानी -2/b, कॉमा -1/2 इंटू वाई का कॉफिशिएंट, y का 4/b, कॉमा -1/2 इंटू जेड का कॉफिशिएंट, जेड, ओहो जेड यहां लिखना भूल गए, तो जेड का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 2/b, 2/b। बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पर? यह आ जाएगा सर 2 कट जाएगा 1/b, 2 2 जा 4, ये -2/b हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा -1/b। देख लीजिए ये आ गया स्फीयर का सेंटर, और यही सेंटर आपको दिया हुआ भी है। कितना दिया है? क्वेश्चन कितना दिया है आपको? क्वेश्चन सेंटर कितना दिया है? 1/2 दिया है, -1 दिया है और -1/2 दिया है। अब किसी को कंपेयर कर दीजिए, या तो इसको ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, b निकल जाएगा। तो इसी दोनों को लीजिए, तो इसका मतलब कितना आ गया 1/b = 1/2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बोलो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए सवाल देखिए, क्वालिटी देखिए, बनाने का ढंग देखिए, और देखिए काम कितना अच्छे से हो सकता है। ये चीज सोच के मत जाइएगा कि सर, मत सोचिएगा ये सब बातें कि सर आप मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हो, उतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं दिखता। मित्र इसको मत देखना थोड़ी देर के लिए, है ना। आप क्वालिटी देखिए, आप एग्जाम पास कर जाइए ना, इससे बड़ी खुशी हमारे पास, मेरे लिए तो कुछ नहीं है और आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम ही पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम पास करिए बस, बाकी बाद में जो कहिएगा हो जाएगा। क्या? एग्जाम पहले पास करिए, है ना। अगर आप लोग एग्जाम पास कर जाते तो फिर समझ रहे हैं हमारा ये भी छोटा है बड़ा होगा, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के मेहनत से, है ना। चलो आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत ठीक ठाक अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपका मन करे तो। आइए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको इस लाइन और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है प्यारे। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को जितना जी चाहिए सब निकाल के इसको दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए कैसे कैसे आएगा ध्यान देना अच्छे से बोर्ड पर। मित्र A1 जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट है, ये है A1, ये है A1। लेमडा के बगल वाला जो पहला लाइन में है उसको बोलते हैं B1। आप लोग पढ़े हैं लाइन का क्वेश्चन कैसा होता है। फिर ये जो है आपका A2 है, और यहां जो म्यू के बगल वाला है ये आपका B2 है, B2 है। चलिए सबसे पहले आपको चाहिए A1 - A2। पहले हम वो निकालते हैं, A1 - A2 चाहिए, हम पहले वो निकाल लेते हैं। करो तो I में से 3 आ गया तो -2i, -j में से j में से -2j गया तो 3j, और k में से माइनस के गया तो 2k। अब चाहिए b1 क्रॉस b2, फॉर्मूला को b1 क्रॉस b2 भी चाहिए, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डिटरमिनेंट। यहां लिखना पड़ेगा i j k, फिर b1 का कोफिशिएंट 2 -3 2, फिर b2 का कोफिशिएंट 4 1 और -1। अब करेंगे सॉल्व।
तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। करिए सुनिए, 1 को प्लस से आई को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, आई आएगा, आई वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो आपको आता है भाई, जे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस जे आ गया, जे वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो ये आ गया -2, ये आ गया -8, यानी माइनस में 10 आ गया। के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आ जाएगा, के वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो बचा ये, रो हटा दिए, कॉलम, तो बचा ये, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12 प्लस में, यानी कितना आ जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा बोल दो, ये आ जाएगा आई प्लस 10J और प्लस 14K। चलिए सब कुछ का वैल्यू आ गया, अब आप वहां पर पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, बताओ A1 माइनस A2 का डॉट चाहिए B1 क्रॉस B2 से, तो A1 माइनस A2 यह है, B1 क्रॉस B2 ये है, दोनों का डॉट करो। डॉट कैसे करोगे, I के कोफिशिएंट को I से, तो -2 मिलेगा, फिर J के कोफिशिएंट को J से, तो 30 मिलेगा, फिर K के कोफिशिएंट को K से 28 मिलेगा, अपॉन अंडर रूट इसलिए क्योंकि हमको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना आएगा ये, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 100 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 196, तो बोलो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 28 और 28 56, 56 आ गया, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर कितना 297, क्या 297 यूनिट्स। ये आपका प्यारे आंसर है, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ नहीं है, जिस चीज का जरूरत था हम निकाल के फॉर्मूला में बैठा दिए और हमारा प्यारा सा आंसर भी आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग एक और सवाल, ये वाला देख लीजिए फिर से, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब फिर से दो लाइन दे दिया, अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है थोड़ा अंतर, अब गौर करके थोड़ा देखो, अंतर है, थोड़ा गौर करो तो अंतर दिखेगा, अंतर दिखेगा। गौर करो, यहां जो लेमडा के बगल वाला है और यहां जो म्यू के बगल वाला है वो दोनों सेम है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, यहां लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला सेम नहीं था। इसका मतलब है ये दोनों एसक्यू लाइंस हैं, एसक्यू लाइंस है, लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि लेमडा और म्यू के बगल वाला सेम है तो पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस में मित्र डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 क्रॉस B अपॉन B का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए सब कुछ निकाल के फिर से रखते हैं। इसको हम बोलेंगे प्यारे A1, ये है आपका A1, ये है आपका A2, और ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी को हम लोग क्या करेंगे, B मान लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें A1 माइनस A2 चाहिए, तो A1 माइनस A2 कितना होगा बोल दो, A1 माइनस A2, तो I में से 3 आ गया तो -2I, माइनस J में से -4J गया तो -5J, और 2K में से -K गया तो 3K। अब फिर B लिख लीजिए, B क्या है, B क्या है बोलो, 2I प्लस 3J प्लस 4K।
अब इन दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला का डिमांड है क्रॉस चाहिए। A1 माइनस A2 क्रॉस B चाहिए, तो निकालो। फॉर्मूला का डिमांड है, हमारा नहीं। करो। तो क्रॉस निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा डिटरमिनेंट, यहां I, यहां J और यहां K। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद सेकेंड रो में A1 माइनस A2 का कंपोनेंट यानी -2 -5 3, फिर B का कंपोनेंट 2 3 4। करिए सॉल्व इसको, करिए सॉल्व इसको, करो सॉल्व इसको। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। करो सॉल्व। कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। तो ये हो जाएगा प्लस आई, रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो -20 और -9 -29 हो गया। जे को माइनस से करेंगे तो -j आ गया। जे वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो ये -8 और -6 -14 आ गया। ठीक, के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आ गया, प्लस के आ गया। के वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, तो ये -6 प्लस 10 यानी 4। तो कितना हो जाएगा बोलो, क्या जाएगा -29i प्लस 14j और प्लस 4k। करेक्ट है। चलिए अब फॉर्मूला में सबको पुट कीजिए और आंसर पाइए। फॉर्मूला में सबको पुट कीजिए और आंसर पाइए। चलिए, हमें A1 माइनस A2 क्रॉस B का मॉड चाहिए। तो A1 माइनस A2 क्रॉस B का वैल्यू यही आया है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √29 का स्क्वायर। कितना होगा, 29 का स्क्वायर। 9 में 81, 9 दूना 18 और 8 26, फिर 58, 1 8 6 14 और 5 2 7, 841 आ गया क्या जी, 841 आ रहा है, 841 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 841, फिर प्लस 196, फिर प्लस 16 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 4 9 16, 4 9 16। तो बोलिए कितना आंसर आ गया, 84 और 16 100 हो गया, और ये 196 तो 296 आ गया। तो 296 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 16 और 9 25 4 29, मतलब √29 हो गया। देख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, ये सवाल कितना बढ़िया है, अच्छे से पढ़िए, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लाइन्स इतना एंड इतना आर कोप्लेनर फाइंड के। मित्र ये लाइन और ये लाइन कोप्लेनर है तो के निकालना है। तो कोप्लेनर है मित्र, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये थ्योरी में आप लोग पढ़ते होंगे, अगर लाइन कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब यूज कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे, तो एक काम करो, पहले फर्स्ट लाइन का पॉइंट निकालो। तो फर्स्ट लाइन का पॉइंट जो है माइनस के बाद वाले को बोलेंगे। तो यहां तो माइनस नहीं है, तो क्या हम इसको x माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। ध्यान सुनो, जब लाइन कोप्लेनर हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब डिटरमिनेंट को यूज करने के लिए आपको इस लाइन पर का पॉइंट और इस लाइन पर का पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकलेगा बोलो, माइनस के बाद वाले को पॉइंट बोलते हैं। तो क्या यहां बीच में अगर माइनस बनाएंगे तो क्या ऐसा लगेगा देखने में, देखो तो x माइनस ऑफ -1 ऐसा लगेगा क्या देखने में। तो माइनस के बाद वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, माइनस के बाद वाला 2 और माइनस के बाद वाला यहां तो कुछ है नहीं तो 0।
यहां का पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस के बाद वाला 1, माइनस के बाद वाला 1, माइनस के बाद वाला 2 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर L1 M1 N1 L2 M2 N2। चलिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब पॉइंट माइनस करो, इस पॉइंट में से इसको माइनस करो, तो एक में से माइनस एक जाएगा तो 2, एक में से 2 गया तो माइनस 1 है ना, फिर 2 में से 0 गया तो 2। L1 M1 N का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, 2 डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को बोलते हैं 2k1। L2 M2 N2 का मतलब हुआ सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, 1 माइनस 1 3। अब करिए सॉल्व, प्लस माइनस प्लस, बोलिए 2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 2 वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, यह आ जाएगा 3k प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 को माइनस से करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, तो 6 माइनस 1 यानी 5 आ गया। 2 को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 आ गया, 2 वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, तो यह आ जाएगा माइनस 2, यह आ जाएगा माइनस के, यानी माइनस 2 माइनस के इक्वल टू कितना 0। करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा 6k प्लस 2 प्लस 5, फिर माइनस 4 माइनस 2k इक्वल टू 0। कितना आएगा, 6k में से 2k गया तो 4k आया, 5 2 7 में से 4 गया तो 3 आया इक्वल टू 0। तो बोलो यहां से k का मान कितना आ जाएगा, माइनस 3/4। कितना आ गया k का मान, माइनस 3/4। समझे क्या, हाँ समझ में, देखिए क्वेश्चन भी बन जाता है ना। तो क्वेश्चन ज्यादा जो है दमदार नहीं था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित ये क्वेश्चन था, बस आपको कोप्लेनर का मतलब पता होना चाहिए था, सवाल बन जाएगा। तो चलिए आज के सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं सर। ये क्वेश्चन है ना, आइए। चार पॉइंट दिया है, पता करना है कि फिगर कैसा होगा। अपने मन से हम फिलहाल क्योंकि फिगर बना लेते हैं, हमें नहीं पता कि कैसा होगा, हमें नहीं पता कि कैसा होगा। चलिए इसको हम a मान लेते हैं, पॉइंट कितना दिया है 0 4 1। इसको b मान लेते हैं 2 3 माइनस 1। ठीक है, a b c, इसको c मान लेते हैं 4 5 0, और इसको हम d मान लेते हैं, कितना होगा 2 6 2। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये फिगर कैसा है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, कैसा है। तो सबसे पहले आप इसका साइड निकालिए, सारा साइड निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पहले ए बी निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस z1 माइनस z2 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पर, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 4। तो 4 और 4 8 1 9, कितना आ जाएगा 3। अब BC निकालिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 3 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर z1 माइनस z2 यानी -1 माइनस 0 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, 1 आ गया, सॉरी ये 1, 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा फिर से 3। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी डी निकालो, सी डी कितना हो जाएगा बोल दो, अंडर रूट x1 - x2 यानी 4 - 2 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 यानी 5 - 6 का स्क्वायर, फिर z1 - z2 मतलब 0 - 2 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 और ये हो जाएगा 4, 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। फिर एडी निकाल लेते हैं, एडी अंडर रूट x1 - x2 मतलब 2 - 0 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 मतलब 6 - 4 का स्क्वायर, और फिर z1 - z2 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 हुआ क्या, ये तो 1 हो जाएगा, ये 4, ये भी, हाँ ये भी 9, और 9 का कितना आएगा 3। गौर से देखिए हर एक साइड का लेंथ इक्वल हो गया, तो हर एक साइड का लेंथ इक्वल है तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, ए और सी में से कुछ ना कुछ होगा। अब डायगोनल निकाल के देखो, AC और BD निकाल के देखो, हर एक साइड तो इक्वल आ गया। अब डायगोनल निकाल के देखो, तो पहले AC निकालते हैं, डायगोनल निकाल के देखिए, डायगोनल कितना आएगा, AC निकालो तो 0 - 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, तो बोलो कितना हो जाएगा ये 16, 1 17, 1 18 मतलब रूट 18 आ जाएगा। चलिए रूट 18 आ गया। अगला निकालो डायगोनल BD, निकालो BD कितना होगा बोलिए, अंडर रूट x1 - x2 मतलब 2 - 2 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 यानी 3 - 6 का स्क्वायर, फिर z1 - z2 यानी -1 - 2 का स्क्वायर, यही होगा ना, कितना होगा बोलो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 यानी 9, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 मतलब रूट 18, देख लो मतलब सारा साइड का लेंथ भी इक्वल आया और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल आया। ऐसा पॉसिबल किसमें है, स्क्वायर में, क्योंकि रोम्बस में साइड का लेंथ इक्वल होता है लेकिन डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, स्क्वायर। यहां साइड का लेंथ भी इक्वल आया और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल आया, तो फिगर का नाम क्या होगा, स्क्वायर। तो मित्र इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 3D ज्योमेट्री पार्ट 2 कवर हो गया। अब हम लोग नए सेशन के साथ आएंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जो भी मित्र सभी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मेरा नाम रितेश रोशन है, कह सकता हूं कि एनडीए मैथ्स 2025 हो या अगला आने वाला एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप करके तो जाओ, ये मत सोचो कि सर छोटे मोटे यूट्यूबर है कैसे इसका देखेंगे, कैसे भरोसा करेंगे, करके तो दो, एक करके तो देख मेरे भाई, करके तो देख, पता चलेगा, है ना। हाँ सर कर लेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, आज की सेशन को यहीं पे रखते हैं और यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स को। धन्यवाद।